हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेस और बर्नआउट के इजी सॉल्यूशन। सो लेट्स द कॉर्पोरेट स्ट्रेस एंड बर्नआउट. We will see causes of corporate stress is heavy workload and time pressure. So heavy workload का मतलब है जब एम्प्लॉय को लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं. इंक्रीज्ड डिमांड एम्प्लॉयज़ को ओवरवेल्म कर देती है, जिससे स्ट्रेस और बर्नआउट डेवलप होता है. मान लीजिए एक एम्प्लॉय को एक ही टाइम पर रिपोर्ट बनाना, क्लाइंट कॉल्स हैंडल करना और डेडलाइंस मीट करनी होती है. प्रॉपर ब्रेक या सपोर्ट ना मिलने पर वो मेंटली और फिजिकली थक जाता है, जो स्ट्रेस का मेन रीजन बन जाता है. एंड सेकेंड इज टाइम प्रेशर. टाइम प्रेशर तब होता है जब डेडलाइंस बहुत टाइट होती है और काम कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता. इससे एम्प्लॉय हमेशा हरी में रहता है, जो परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों को अफेक्ट करता है. हैवी वर्कलोड और टाइम प्रेशर कॉर्पोरेट स्ट्रेस के मेजर कॉजेज है. अगर इन्हें प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो यह बर्नआउट और लो प्रोडक्टिविटी का रीजन बन जाते हैं. So we understood the first reason. Now the second cause is equally important. The causes of corporate stress. First is lack of support and second is unclear roles. लेक ऑफ सपोर्ट का मतलब होता है जब एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइडेंस, रिसोर्सेज या हेल्प नहीं मिलती, चाहे वो मैनेजर से हो, टीम से हो या ऑर्गेनाइजेशन से. जब एम्प्लॉयज अकेला फील करते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और बर्नआउट होने लगता है. एंड अनक्लियर रोल्स तब होते हैं जब एम्प्लॉयज़ को क्लियर नहीं होता कि उसकी एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. जॉब में एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन क्रिएट रहती है, जो स्ट्रेस का मेजर रीजन बन जाता है. लेक ऑफ सपोर्ट और अनक्लियर रोल्स एम्प्लॉयज़ को इनसिक्योर और कंफ्यूज फील करवाते हैं. इसी वजह से कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में स्ट्रेस और बर्नआउट इंक्रीज होता है. So, what are the real effect of burnout? Let's break them down step by step. So, first is exhaustion. Exhaustion का मतलब होता है constant physical और mental थकान. जब एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस में काम करता है बिना प्रॉपर रेस्ट के, तब उसकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है. इस वजह से मोटिवेशन कम हो जाती है और काम में इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है. सोचिए एक एम्प्लॉय रोज लेट तक ऑफिस में काम करता है, वीकेंड्स पे भी काम करता है. धीरे धीरे उसे सुबह उठने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने में इरिटेशन फील होती है और छोटी छोटी चीजें भी थकान वाली लगती है. ये कंडीशन एग्जॉशन कहलाती है. एंड द सेकेंड इज रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी. जब एम्प्लॉयज बर्नआउट फील करता है तब उसकी एफिशिएंसी और फोकस कम हो जाता है, काम स्लो हो जाता है, मिस्टेक्स बढ़ने लगती है और डेडलाइंस मिस होने लगती है. इससे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है. बर्नआउट का रिजल्ट होता है एग्जॉशन और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी. जब एम्प्लॉयज मेंटली और फिजिकली थक जाते हैं तब उसका परफॉर्मेंस, मोटिवेशन और वर्क क्वालिटी सब नेगेटिव अफेक्ट होता है. नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ. बर्नआउट का सबसे सीरियस इफेक्ट होता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. जब एम्प्लॉय कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में काम करता है तो उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और लोनलीनेस जैसे इश्यूज डेवलप हो सकते हैं. पर्सन ओवर थिंकिंग करने लगता है और इमोशनली वीक फील करता है. एंड ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट. बर्नआउट सिर्फ एम्प्लॉयज को नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है. जब एम्प्लॉयज स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी होते हैं तो एब्सेंटिज्म बढ़ता है एंड टर्नओवर इंक्रीज होता है. इससे कंपनी का कॉस्ट और वर्कलोड दोनों बढ़ जाता है. अगर किसी कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉयज बर्नआउट फील कर रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंट सीक लीव्स लेने लगते हैं या जॉब रिजाइन कर देते. कंपनी को नए एम्प्लॉयज हायर करने और ट्रेन करने में ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर जाता है. बर्नआउट का इफेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं होता, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों को निगेटिवली अफेक्ट करता है. This is the reason employees end up facing burnout. The understanding chronic fatigue
इन द वर्क प्लेस। क्रोनिक फटीग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म थकान जो सिर्फ एक दिन रेस्ट लेने से ठीक नहीं होती। वर्क प्लेस में ये प्रॉब्लम तब होती है जब एम्प्लॉयज लगातार ज़्यादा काम करते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते और मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं। इस कंडीशन में एम्प्लॉय फिजिकली टायर्ड, मेंटली एग्जॉस्टेड और इमोशनली लो फील करता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट परफॉर्मेंस, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। रिकॉग्नाइज द साइन। कॉमन साइंस इंक्लूड हमेशा थकान फील होना, इवन आफ्टर स्लीप, फोकस और कंसंट्रेशन कम होना, छोटी बातों पर इरिटेबिलिटी या कंसंट फ्रस्ट्रेशन होना, काम में इंटरेस्ट कम हो जाना, फ्रिक्वेंट हेडेक या बॉडी पेन होना। क्रोनिक फटीग इज नॉट जस्ट tiredness, it is a serious workplace issue that affect employee health, productivity and overall well-being. The second is addressing cynicism and emotional detachment. साइनिसिज्म का मतलब होता है जब एम्प्लॉय निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है और हर चीज में प्रॉब्लम देखने लगता है। इमोशनल डिटैचमेंट तब होता है जब एम्प्लॉय इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ना काम से अटैचमेंट रहता है और ना टीम से। ये यूजुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, बर्नआउट और लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से होता है। अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कुछ चेंज नहीं होने वाला या मीटिंग में बिल्कुल साइलेंट रहता है, तो ये साइनिसिज्म और इमोशनल डिटैचमेंट का साइन हो सकता है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एम्प्लॉय को सपोर्ट, ओपन कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। एंड द थर्ड इज ओवरकमिंग रिड्यूस्ड एफिशिएंसी इन टास्क। रिड्यूस इफिशियंसी का मतलब है जब एम्प्लॉय को लगने लगता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पहले बहुत कैपेबल हो। इस वजह से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और मोटिवेशन भी कम हो जाती है। एक एम्प्लॉय जो पहले टारगेट इजीली अचीव करता था, अब छोटी टास्क में भी स्ट्रगल करता है और खुद पर डाउट करता है। क्लियर गोल, रेगुलर फीडबैक और मोटिवेशन से एम्प्लॉयज अपनी एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस वापस पा सकता है। सो साइनसिस में इमोशनल डिटैचमेंट और रिड्यूस एफिशिएंसी बर्नआउट के सीरियस साइन है। इन्हें टाइम पर एड्रेस करना एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस दोनों के लिए जरूरी है। We have next recognition irritability in employee. Irritability का मतलब होता है जब एम्प्लॉय जल्दी गुस्सा हो जाए, छोटी बात पर इरिटेट हो जाए या कलीग से रूड बिहेव करे। ये यूजुअली वर्क प्लेस स्ट्रेस और बर्नआउट की वजह से होता है। अगर कोई एम्प्लॉय नॉर्मल फीडबैक पर भी अपसेट हो जाता है या टीम वर्क अवॉइड करता है, तो ये इरिटेबिलिटी का साइन हो सकता है। मैनेजर को टाइम पर इरिटेबिलिटी नोटिस करके सपोर्ट और ओपन डिस्कशन स्टार्ट करनी चाहिए। एंड सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव इशू इन द वर्क प्लेस। कॉग्निटिव इशू का मतलब होता है थिंकिंग, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होना। एम्प्लॉय का फोकस कम हो जाता है, चीजें भूलने लगता है और मिस्टेक्स बढ़ जाती है। एम्प्लॉय मीटिंग में कंफ्यूज लगता है या इंस्ट्रक्शन बार बार पूछता है जो पहले इजीली समझ लेता था। असीस योर टीम। इन इशू को समझने के लिए टीम का असेसमेंट और वर्कलोड रिव्यू जरूरी होता है। एंड थर्ड इज एड्रेसिंग स्लीप डिस्टर्बेंस इफेक्टिवली। स्लीप डिस्टर्बेंस का मतलब है पुअर स्लीप, इंसोमनिया या इरेगुलर स्लीप पैटर्न। जब एम्प्लॉय को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी सब अफेक्ट होती है। एम्प्लॉय हमेशा टायर्ड फील करता है, यॉर्निंग करता है और काम स्लो हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को रेस्ट, वर्क लाइफ बैलेंस और हेल्दी रूटीन को प्रायोरिटाइज करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। इरिटेबिलिटी, कॉग्निटिव इशू और स्लिप प्रॉब्लम बर्न आउट के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं। इन्हें टाइम पर रिकॉग्नाइज और एड्रेस करना हेल्दी और प्रोडक्टिविटी वर्क प्लेस के लिए बहुत जरूरी है। Now we will see how burnout affect both mental health and workplace productivity. Let's now look at the key statistics related to stress and burnout. So, stress prevalence statistics, इसका मतलब है कि हर 10 में से लगभग 7 एम्प्लॉयज अपनी जॉब में स्ट्रेस फील कर रहे हैं या स्ट्रेस, वर्कलोड, डेडलाइंस, जॉब प्रेशर, लेक ऑफ सपोर्ट और वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से होता है। अगर किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनमें से 70 एम्प्लॉयज किसी न किसी लेवल पर ऑफिस स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे टेंशन, एंजाइटी या बर्नआउट। इसका मतलब
है कि कंपनीज को हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा का प्रोडक्टिविटी लॉस है सिर्फ एम्प्लॉयज स्ट्रेस और बर्नआउट की वजह से। जब एम्प्लॉयज स्ट्रेस होते हैं तो उनका फोकस, स्पीड और वर्क क्वालिटी सब रिड्यूस हो जाता है। एक स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय ज़्यादा सीख लेता है, काम स्लो करता है और मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती है। इससे कंपनी का टाइम और परफॉर्मेंस तीनों का लॉस होता है। ग्राफ दिखाता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी लॉस भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। या एक वार्निंग है कि अगर स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया गया तो लॉसेस और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये डेटा क्लियरली शो करता है कि एम्प्लॉय स्ट्रेस एक सीरियस इशू है। 70% एम्प्लॉयज अफेक्टेड होना और 100% मिलियन प्लस का एनुअल लॉस ये प्रूव करता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। Now we have solution to reduce burnout in the workplace. First is effective workload management in the workplace. Effective workload management का मतलब है काम को एम्प्लॉयज के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना। जब काम बैलेंस्ड होता है तो एम्प्लॉय प्रेशर फ्री फील करता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर एक एम्प्लॉय ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है तो मैनेजर उसे और कम देने से पहले वर्कलोड चेक करता है। टास्क को प्रायोरिटी वाइज असाइन किया जाता है जिससे एम्प्लॉयज इफिशिएंटली काम कर पाता है विदाउट बर्न आउट। सेकेंड इज इम्प्रेसिंग फ्लेक्सिबल शेड्यूल्ड फॉर वेलबींग। फ्लेक्सिबल शेड्यूल का मतलब है एम्प्लॉय को अपने काम के टाइम पर थोड़ा कंट्रोल देना, जैसे वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल लॉग इन लॉग आउट या हाइब्रिड मॉडल। इससे वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव होता है। एक वर्किंग पेरेंट अपना काम मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में एडजस्ट कर सकता है। इससे स्ट्रेस कम होता है और एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव फील करता है। थर्ड इज एनहेंसिंग असेसिबिलिटी टू मेंटल हेल्थ रिसोर्स। कंपनीज को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज का मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जैसे काउंसलिंग, थेरेपी सेशन, हेल्पलाइन और वेलनेस प्रोग्राम। जब सपोर्ट इजीली एसेसिबल होता है तो एम्प्लॉयज अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं। एक कंपनी फ्री काउंसलिंग सेशन या एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करती है जहां एम्प्लॉयज बिना फियर अपना स्ट्रेस डिस्कस कर सकते हैं। इससे बर्नआउट प्रिवेंट होता है। बर्नआउट को रिड्यूस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस्ड वर्कलोड, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल और स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। द नेक्स्ट इज इफेक्टिव लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर टीम। टीम के लिए इफेक्टिव लीडरशिप ट्रेनिंग। इफेक्टिव लीडरशिप ट्रेनिंग का मतलब है मैनेजर और टीम लीडर्स को बेटर गाइडेंस, एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाना। जब लीडर स्ट्रांग होता है तो टीम मेंबर्स को क्लैरिटी मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। और ट्रेंड लीडर वर्कलोड को प्रॉपरली डिवाइड करता है और टीम के इश्यूज को समझता है। लीडरशिप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना एम्प्लॉयज के ग्रोथ और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट इज फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है एम्प्लॉयज फ्रीली अपनी प्रॉब्लम्स, आइडियाज और कंसर्न शेयर कर सकता है बिना फियर के। जब कम्युनिकेशन ओपन होता है मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेस दोनों कम होता है। रेगुलर मीटिंग, फीडबैक सेशन और वन टू वन डिस्कशन ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करते हैं। ओपन डायलॉग से ट्रस्ट बिल्ड होता है और वर्कप्लेस इन्वायरमेंट हेल्दी बनता है। एम्फेसाइज रेगुलर ब्रेक्स फॉर वेलबींग। रेगुलर ब्रेक्स लेने से एम्प्लॉयज मेंटली फ्रेश रहते हैं। कंटिन्यूअस काम बिना ब्रेक के बर्नआउट और फटिग बढ़ता है। शॉर्ट टी ब्रेक, लंच ब्रेक या थोड़ा वॉक लेने से फोकस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ब्रेक लेने से एम्प्लॉयज रिचार्ज होते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ओपन कम्युनिकेशन और रेगुलर ब्रेक मिलकर एक पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव वर्कप्लेस क्रिएट करते हैं। Now we will see roadmap to reduce stress and burnout. Assessment, strategy development, training and support, monitoring and adjustment. So इस रोड मैप का मेन एम है वर्क प्लेस में स्ट्रेस आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन बनाना और कंटिन्यूस
कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना। असेसमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ के करंट स्ट्रेस लेवल और वेलबींग को चेक करना। ये सर्वे, फीडबैक फॉर्म्स और फोकस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू किया जाता है। पहले हम एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस लेवल इवोल्यूएट करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स एरियाज आइडेंटिफाई हो सके। द सेकेंड इज स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। इस स्टेप में मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स मिलकर टारगेटेड स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये स्ट्रेटजीज असेसमेंट के रिजल्ट पर बेस्ड होती है जिससे मैक्सिमम इम्पैक्ट मिले। वर्कलोड रीडिस्ट्रीब्यूशन, फ्लेक्सिबल टाइमिंग या वेलनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना। असेसमेंट के बेस पर हम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं। द थर्ड इज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। इस फेज में एम्प्लॉयज और लीडर को ट्रेनिंग, टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एम होता है एक सपोर्टिव और मेंटली हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाना। स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, लीडरशिप ट्रेनिंग, काउंसलिंग सपोर्ट। ट्रेनिंग और सपोर्ट से एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करता है। एंड लास्ट इज मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। इस लास्ट स्टेप में स्ट्रेटजीज का रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, एम्प्लॉयज फीडबैक लिया जाता है और अगर जरूरत हो तो प्लान में चेंजेस किए जाते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से इंश्योर होता है कि स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजीज इफेक्टिव रहे। असेसमेंट, प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस और बर्नआउट को इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं और एक हेल्दी वर्कप्लेस कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड।